नमस्कार दोस्तों। इंडियन एविडेंस 1872 के पार्ट 1 एक लेक्चर हो चुका था। दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। अब उसमें इनिशियल चीज़ें सारी मैंने बता दी थी। अब इसमें पूरी बेयर एक्ट बेस्ड चीज़ें होंगी। क्या क्या चीज़ बेयर एक्ट में दी गई हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है इसका नाम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इसका क्या चीज़ याद रख लेना, अधिनियम संख्या 1 है। ठीक है, अधिनियम संख्या 1 याद जरूर कर लेना। ठीक है, 15 मार्च 1872 तुमको पहले वाले लेक्चर में मैंने बता ही दिया था। अब आ जाओ उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका में क्या 3 चीज़ें हैं, इसको याद कर लो। इसको अंग्रेजी में याद कर लो, CAD। ठीक है, कैड से याद कर लो। सी मतलब हो जाएगा तुम्हारा कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेटिंग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ए क्या हो जाएगा, ए फॉर अमेंडिंग। ठीक है, और डी फॉर क्या हो जाएगा, डिफाइनिंग। ठीक है, डिफाइनिंग, इसको देख लेना। ठीक है, तो अब ये समझो सबसे पहले कंसोलिडेटिंग का मतलब क्या होता है, समेकन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समेकन। क्या कहते हैं, समेकन। ठीक है, हिंदी में ये समेकन दिया हुआ। ठीक है, हिंदी में कहते हैं समेकन। समेकन मतलब क्या होता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जितने भी नियम हैं जो इधर उधर पड़े हुए थे उनको एक साथ में रख देना। समेकन मतलब समाहित कर देना, एक साथ रख देना। तो देशका में क्या कहा गया, नियमों, जो नियम इधर उधर साक्ष्य अधिनियम के पड़े हैं उनको एक साथ रख देना, उसे क्या कहते हैं, समेकन। अब दूसरा आ जाओ तुम्हारा परिभाषा, डिफाइनिंग की परिभाषा किसे कहते हैं, कुछ नियम होंगे जो एविडेंस में नए नियम बनाए गए होंगे। तो नए नियम, तो उनको क्या क्या करना है, नए नियम को बताने की ज़रूरत पड़ी तो उनको परिभाषित किया गया। फिर संशोधन, कुछ पुराने नियम थे जिनमें क्या करना पड़ा, संशोधन। तो किसके थ्रू करोगे, इसी के थ्रू करोगे। ठीक है, तो क्या चीज़ हो जाएगा, 3 चीज़, समेकन, परिभाषित करना और संशोधन करना। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो याद हो गया इसमें 3 चीज़ें, और इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। अब आ जाइए, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रारंभिक में क्या है, सबसे पहले सेक्शन 1 में क्या कहता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम, अब एक चीज़ इसमें ये याद कर लेना, ये पुराना बेयर एक्ट है, इसमें 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो गया। ठीक है, गया। ठीक है, तो ये इतना याद कर लेना, 31 अक्टूबर से जम्मू एंड कश्मीर में लागू हो गया। ठीक है, और इसमें क्या, ठीक है, सभी न्यायालयों पे क्या कहता है, पढ़ लो इसको। इस अधिनियम यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जाता है, ये तो जानते। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और किसी न्यायालय में या के समक्ष जिसके आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट या इंडियन नेवी या एयरफोर्स के अधीन संयोजित सेना न्यायालयों से भिन्न न्यायालय, तो इनको छोड़ के कौन कौन से, आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, ठीक है, इंडियन नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, इन पे नहीं लागू होंगे। ठीक है, इन पे नहीं लागू होंगे, बाकी सभी चीज़ों पे, समस्त न्यायिक कार्रवाइयों पे लागू हैं। किंतु क्या है, अब किंतु जहाँ आ गया वहाँ तुम समझो अपवाद हो गया। क्या हो जाएगा, न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष क्या किया गया, शपथ पत्रों पे ये लागू नहीं होंगे और ना किस पे मध्यस्थम कार्रवाइयों पे लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो किस पे नहीं लागू होंगे, शपथ पत्रों पे, मध्यस्थम कार्रवाइयों पे। देखो अब नीचे दे दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लो कि किस दिन प्रवृत्त, ये तुमको मैंने पहले बता दिया था कि 1 सितंबर 1872, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा, इसको इंपॉर्टेंट कर लें। ठीक है, अब आ जाओ कि ये किन किन चीज़ों पे लागू होता है, लागू नहीं होता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको पढ़ लेना ज़रूर। ठीक, इसमें क्या पूछता सबसे ज़्यादा, शपथ पत्रों पे पूछता लागू होता है कि नहीं। ठीक है, और मध्यस्थम कार्रवाइयों पे ये खूब पूछता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये तो याद होगा, आर्मी नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवल डिसिप्लिन एक्ट और एयरफोर्स एक्ट, ठीक है। इन पे छोड़ के सभी इन 7-6 चीज़ों पे लागू नहीं होती है, ठीक है। अब सेक्शन 2 आ जाओ। सेक्शन 2 में क्या बताया गया है, इसमें एक चीज़ पूछता कब रिपील किया गया, 1938 में रिपील किया गया, ठीक है, ये याद कर लेना। 1938 में केवल सेक्शन 2 में एक चीज़ पूछ सकता है कि 1938 में, और इसी के साथ शेड्यूल दिए थे उनको भी। धारा 2 को रिपील किया गया, और क्या अनुसूची जो दिया था पीछे, इसमें जो नया बेयर एक्ट पढ़ोगे, बीएसए पढ़ोगे, तो उसमें भी आखिरी में अनुसूची जोड़ दी गई है। लेकिन इसमें भी अनुसूची थी, लेकिन 1938 में धारा 2 को और अनुसूची दोनों को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, ठीक है। 1900 कब, ये 1938 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद कर लेना सन, ठीक। जो हम लिख दे रहे हैं ये ज़रूर याद कर लेना, जो हम हेडिंग में वो कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ तुम उसके बाद सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या क्या चीज़ें हैं पहले ये देख लो, ठीक है। सेक्शन 3 में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखोगे, ठीक है। सेक्शन 3 में, हाँ रुक जाओ थोड़ा सेट कर लेता हूँ उसे। अब आ जाओ सेक्शन 3। सेक्शन 3 में सबसे पहले क्या क्या चीज़ें, पहले कितनी परिभाषाएं, पुराने में कितने दिए गए थे, 10 दिए गए थे, ठीक है, 10 टर्म्स थे, ठीक है। नए में कितने, इसमें फिर अमेंड कर दिया गया तो कितने बचे, 9 बचे, ठीक है, 9 टर्म्स बचे, ठीक है। क्या क्या बचे, ठीक है। सबसे पहले कोर्ट दिया है, ठीक है, कोर्ट की परिभाषा दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्ट की परिभाषा दी गई है, ठीक है। फिर रिलेवेंट की परिभाषा दी गई है, ठीक है, ठीक है। कोर्ट की, फैक्ट की, रिलेवेंट की, फिर फैक्ट इन, फिर किसकी दी गई है, फैक्ट इन इशू की, ठीक है। ठीक, इशू की दी गई है, ठीक है। फैक्ट इन इशू हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, एविडेंस हो जाएगा, ठीक है, एविडेंस हो जाएगा। कितना हो गया, क्या क्या हो गया, पहले जितना 9 चीज़ें पहले याद करो, 7 चीज़ें पहले बताई, पहले वो याद करो। कोर्ट दिया है, ठीक है, कोर्ट के बाद तुम्हारा क्या दिया गया है, तथ्य दिया गया, फैक्ट दिया गया, पहले ये चीज़ें याद करो क्या क्या चीज़ें हैं। फिर सुसंगत दिया गया है, सुसंगत मतलब रिलेवेंट, फिर फैक्ट इन इशू दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद साक्ष्य दिया गया है, ठीक है। तो 6 और 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें मतलब एक चीज़ों से संबंधित है, साबित करना, न साबित करना और साबित नहीं हुआ, और ठीक है। और किसकी परिभाषा दी गई है, 10 और किसकी परिभाषा दी गई है, भारत की परिभाषा दी गई है, ठीक है। इतनी चीज़ों की परिभाषा दी गई है, ठीक है। 1 2 3 4 गिन लो, 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 चीज़ों की परिभाषा दी गई है। अब आ जाओ शुरू करते हैं एक एक चीज़ न्यायालय से, ठीक है। न्यायालय में क्या चीज़ है, क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ न्यायालय शब्द के अंतर्गत मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट तथा सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, ठीक है। तो कौन कौन आ जाएगा इसमें, जज आ जाएंगे, सॉरी पेन नहीं, सॉरी, सबसे पहले कौन आ जाएगा, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, और कौन, जो अंडरलाइन करे उसको कर लेना, बेयर एक्ट खोल के पढ़ना। साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति। तो न्यायालय में कितने लोग आ जाएंगे, न्यायालय में 3 लोग, ऐसे बना लो शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले जज हो जाएंगे, दूसरे में मजिस्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है, और तीसरे में क्या हो जाएंगे, साक्ष्य लेने के लिए, साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, ठीक है, ठीक है। साक्ष्य लेने के लिए कौन हो जाएगा, प्राधिकृत
व्यक्ति। तो 3 चीज़ें न्यायालय में संबंधित, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है ज़्यादा, बस केवल यही 3 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और इसका अपवाद क्या है, आर्बिट्रेटर इसके अंतर्गत मध्यस्थम नहीं आते हैं, ठीक है। ठीक, चलो अब आ जाओ तुम उसके बाद किसकी परिभाषा, फैक्ट की। ये इम्पॉर्टेंट है, खूब इम्पॉर्टेंट है भैया, फैक्ट पढ़ लेना, फैक्ट खूब इम्पॉर्टेंट है। फैक्ट में देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं। फैक्ट में क्या, पहले परिभाषा पढ़ लो। फैक्ट क्या कहते हैं, तथ्य से क्या है, अभिप्रेत। तथ्य से क्या जानते हो आप, कोई वस्तु, कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, जिसका कोई मानसिक दशा, जिसका भान किसी व्यक्ति को। अब देखो इसको 2 पार्ट में, मान लो ये गोला एक क्या है, फैक्ट है, ये पूरा फैक्ट है। फैक्ट 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले ये जानो, पहला टाइप और दूसरा टाइप, ठीक है। पहले टाइप में फिजिकल फैक्ट आ जाते हैं, ठीक है। सॉरी ये आएगा नहीं, फिजिकल फैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यार ये बोर्ड छोटा पड़ जाता है तो लिख नहीं जाता, ठीक है, इसको देख लेना। फिजिकल फैक्ट और दूसरा हो जाता है साइकोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है। जिकल फैक्ट, ठीक है। दो फैक्ट। तो फैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन होता है, फिजिकल मतलब भौतिक तथ्य, ठीक है। भौतिक फैक्ट तथ्य हो जाएंगे। एक क्या हो जाते हैं, भौतिक तथ्य, ठीक है, भौतिक तथ्य, ठीक है, तथ्य, ये पहला हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, मानसिक तथ्य। कौन सा हो जाएगा, मानसिक तथ्य, ठीक है। तो पहले इतना जानो कि क्या क्या भौतिक है और क्या मानसिक। अब देखो इसी परिभाषा में बताया गया है कौन भौतिक तथ्य है, कौन मानसिक तथ्य है। चलो समझते हैं कौन भौतिक। सबसे पहले जो आपका ये पहला दिया हुआ है भैया, ये पहला जो दिया गया है, ये आपका क्या कहता है, ये फिजिकल फैक्ट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, फिजिकल फैक्ट के बारे में। अब कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। तो कोई ऐसी चीज मतलब वस्तु हो जाएगी, और कोई वस्तुओं की क्या अवस्था। अब कोई चीज़ रखिए तुम, क्या इंद्रियों, 5 इंद्रियों द्वारा जो क्या, जिसकी तुम बोधगम्य मतलब जानकारी ले सकते हो। तो क्या रट लो, कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है। इसको 4-5 बार याद। इसको क्या कहते हैं, फिजिकल फैक्ट कहते हैं। मेंस में आएगा तो इसको इसी टाइप से लिखना। दूसरा क्या हो जाएगा, मानसिक तथ्य या साइकोलॉजिकल फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड वाला क्या है, मानसिक तथ्य है, ठीक है, ठीक। सेकंड वाला क्या है, मानसिक, कोई मानसिक दशा जिसका भान क्या होता है, किसी व्यक्ति को। भान मतलब क्या होता है, नॉलेज, जिसका किसी व्यक्ति को ज्ञान हो, नॉलेज हो, ठीक है। तो समझ गए, इसको ऐसे रट लो। कोई वस्तु जैसे वस्तु मेज पे रखी है तो तुम देख रहे हो, कोई वस्तु की अवस्था, उसकी अवस्था ठोस, द्रव, गैस, किस चीज़ों में। कोई वस्तु की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा, और वस्तु का संबंध जैसे हम छू सकते हैं या उसे देख सकते हैं या उसे अनुभव कर सकते हैं या उसे टच कर सकते, तो 5 इंद्रियां हैं उसके अंतर्गत, तो वो तुम्हारा फिजिकल आ जाए। और कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को, मतलब कोई ऐसी दशा, कोई ऐसा कंडीशन जो कोई जानकार व्यक्ति अपने नॉलेज से उसका पता कर सकता था सामान्य स्थितियों में, तो उसे क्या कहते हैं, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को। इसे क्या कहते हैं, फैक्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखो फैक्ट में अभी इतना नहीं खत्म हुआ। अब तुम पूछोगे कि ठीक है, चलो इतना फैक्ट में बस यही 2 चीज़ें हैं और इसमें नहीं। अब तुम इसमें क्या पढ़ सकते हो, दृष्टांत पढ़ सकते हो। दृष्टांत पूछता है यह कि आमुक स्थान पर आमुक क्रम में आमुक पदार्थ व्यवस्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, तथ्य। कैसा तथ्य हो जाएगा, बताओ कैसा तथ्य हो जाएगा, पढ़ो इसको। यह कि आमुक स्थान में आमुक क्रम में आमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह एक तथ्य। कैसा तथ्य है,
फिजिकल तथ्य है कि मेंटली है, फिजिकल है कि मेंटल है, ये फिजिकल है। तुम क्या कर सकते हो, अमुक स्थान पे रखा है। या कि मनुष्य ने कुछ सुना देखा, तो ये क्या इंद्रियों द्वारा बोधगम हो गया, तो ये कौन सा हो गया, फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया कि फिजिकल हो गया, फिजिकल हो गया, ठीक है। या कि मनुष्य ने आमुक शब्द कहे, ये भी क्या हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। यह कि कोई मनुष्य आमुक राय रखता, आमुक आशय सद्भावना पूर्वक या कपट पूर्वक कार्य करता, किसी विशिष्ट शब्द या भाव में प्रयोग करता है, उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान या किसी विशिष्ट समय में था, एक तथ्य है, ठीक है। ये भी एक तथ्य हो जाएगा। तो ये खूब पूछता है भाई, ये डा वाला खूब इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है कि क्या यह कि किसी मनुष्य की आमुक ख्याति एक तथ्य है, तो इसको मार देना, तथ्य ख्याति को भी तथ्य के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। तथ्य तुम्हारा खत्म हो गया। चलो अब आ जाओ तुम रेलेवेंसी पे, सुसंगतता पे, ठीक है। सुसंगत किसे कहते हैं, ठीक है, सुसंगत पढ़ लो। एक सुसंगत तथ्य, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगत से संबंधित, तथ्यों से संबंधित इस अधिनियम, ये इस छूट गया, ठीक है, इस अधिनियम में, ठीक है, छूट गया। इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य एक दूसरे से क्या संसक्त, संसक्त मतलब क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीजें पकड़ो तभी डायरेक्ट समझ में आएगा। संसक्त मतलब क्या होता है, संसक्त मतलब जुड़ा हुआ, क्या होता है, जुड़ा हुआ, ठीक है। तो एक तथ्य है दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है। एक तथ्य को दूसरे तथ्य से कब कहा जाएगा कि वो समान है या वो सुसंगत है, जबकि तथ्यों की सुसंगतता से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों के निर्दिष्ट प्रकारों में, उपबंध मतलब निर्दिष्ट प्रकारों मतलब किसमें, धारा 5 से 55 के बीच में निर्दिष्ट प्रकार कहाँ दिए गए हैं, धारा 5 से 55 में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ हो। अब तुमको एक तथ्य को साबित करना तो दूसरे तथ्य को उस तथ्य से क्या करना पड़ेगा, जो निर्दिष्ट प्रकार दिए गए हैं इस अधिनियम में, कौन से निर्दिष्ट प्रकार, जो 5 से 55 तक की धाराओं में दिया गया, उनसे उनको क्या करना पड़ेगा, संसक्त करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। उसे ही क्या कहते हैं हम, विवादक तथ्य कहते हैं, ठीक है। अब विवादक तथ्य भी देख लो भाई, दो चीज होता है विवादक में। विवादक में क्या क्या हो जाता है, लॉजिकल रिलेवेंसी होता है एक, ठीक है, एक क्या होता है, अरे यार चल सॉरी पेन चलता नहीं, अरे कहाँ गया, सॉरी ओह माय गॉड, सॉरी, वेट कहाँ पढ़ा रहे थे, हाँ सुसंगत पढ़ा रहे थे, ठीक है। वो थोड़ा नया नया हूँ ना तो नहीं आता है, सॉरी। हाँ तो अब क्या हो जाएगा, रिलेवेंसी कितने प्रकार की होती है, चल नहीं रहा, सॉरी, रुको 2 मिनट, चल नहीं रहा। रिलेवेंसी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, कौन कौन सी, लीगल रिलेवेंसी और लॉजिकल रिलेवेंसी, ठीक है। कौन कौन सी होती है, रिलेवेंसी डालो यहाँ पे, रिलेवेंसी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, यहाँ लॉजिकल डालो, लॉजिकल, और एक क्या हो जाता है, लीगल, ठीक है। अब लॉजिकल किसे कहते हैं, लॉजिकल किसे कहते हैं और लीगल किसे कहते हैं, ठीक है। तो लीगल क्या है, जो चैप्टर 2 के 5 से 55 तक में सुसंगत हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लीगल रिलेवेंसी कहते हैं। और अन्य तथ्य जो अन्य होते हैं, जो 5 से 55 में नहीं होते हैं, उन्हें लॉजिकल रिलेवेंसी कहते हैं, ठीक है।
अगर वो 5 से 55 में नहीं जुड़े हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, लॉजिकल रिलेवेंसी कहते हैं। तो रिलेवेंसी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, लॉजिकल और लीगल। एक चीज़ जरूर याद रख लेना, जो लीगल रिलेवेंसी होगा वो लॉजिकल जरूर होगा, लॉजिकल जरूर होगा, लेकिन जो लॉजिकल है वो लीगल होना जरूरी नहीं है कि लीगल हो वो, ठीक है, लेकिन जो लीगल होगा लॉजिकल जरूर होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें याद कर लो। तो तुमको रिलेवेंसी भी बता दे। रिलेवेंसी क्या है, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कब कहा जाएगा, जब वह तथ्य, ऐसे आसान भाषा में याद कर लो, वह तथ्य इस अधिनियम के निर्दिष्ट प्रकारों से इस प्रकार संस्तुत हो कि दूसरा तथ्य साबित हो जाए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सुसंगत, रिलेवेंट फैक्ट कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, उसके बाद तुम रिलेवेंट हो गया, अब आ जाओ फैक्ट इन इशू। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा छोटा करके इधर करना पड़ेगा, रुक जाओ, सॉरी। अब ये ठीक है, ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, विवादक तत्व खूब पूछता है और बहुत टफ भी है ये, लेकिन इसको आसान मैं बना दूंगा, चाहे जैसे कोशिश करके कि आप लोगों को समझ में आ जाए। बहुत आसान तरीके से मैं इसे बता दूंगा। विवादक तथ्य ही पूरे एविडेंस में से क्या है, विवादक तथ्य से अभिप्रेत है, और इस पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या है, से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आता क्या आता है, ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अश्वमेव होती। अब देखो, तो जो मैं बना रहा हूँ उसको बना लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है कोई, ठीक है, अंग्रेजी में भी बता देता हूँ यार, अंग्रेजी वाले भी होंगे कुछ। 3 चीज़ हो जाता। फैक्ट को क्या होता है, या तो उसके राइट के बारे में कोई प्रश्न उठता होगा, ठीक है, दिया हुआ राइट के बारे में, या उसके लायबिलिटी के बारे में कोई प्रश्न उठता होगा, ठीक है, या उसके डिसेबिलिटी। ठीक है, इसको एबिलिटी के बारे में, ठीक है, डिसेबिलिटी। अब राइट में क्या होगा, राइट में क्या क्या चीज़ उठेगा, या तो क्या कहता है, देखो पढ़ो, अधिकार, दायित्व तो निर्योग्यता जिसके वाद या कार्रवाई, यानी कि वाद या कार्रवाई मतलब सिविल मामला और क्रिमिनल मामला दोनों हो गया। ठीक है, वाद या कार्रवाई, इससे क्या अंदाजा निकालते कि या सिविल मामला और क्रिमिनल मामला दोनों होता, क्या करता है, प्रख्यान, मतलब या तो उसको एक्सेप्ट करता है या प्रत्याख्यान, या उसको डिनाई करता है। किस चीज़ को डिनाई करता है या एक्सेप्ट करता है, उसके किस चीज़ को, अस्तित्व। राइट का क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस। ठीक है, राइट का क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस। और क्या होना चाहिए, दूसरा क्या कहता है, अनस्तित्व। राइट का क्या होता है, नॉन एग्जिस्टेंस। ऐसे याद कर लो, इसको ऐसे बना लोगे चार्ट तो याद हो जाएगा। और तीसरा फिर क्या कहता है, राइट के का प्रकृति के बारे में, राइट का नेचर क्या है, अगर इसके किसी बात को कोई एक्सेप्ट करता है या डिनाई करता है। और चौथा क्या है, 4 चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या कहता है, एक्सटेंट, उसका विस्तार कहाँ तक है। देखो उसमें क्या लिखा है, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अश्वमेव हुआ। विस्तार मतलब राइट का क्या हो जाएगा, एक्सटेंट। ठीक है, उसका विस्तार कहाँ तक है, ठीक, ठीक है, एक्सटेंट, ठीक है, उसका विस्तार। इसी प्रकार लाइबिलिटी में भी हो जाएगा, उसके क्या चीज़ का, लाइबिलिटी के हाँ, लाइबिलिटी के किस चीज़ के लिए, एग्जिस्टेंस है कि नहीं, लाइबिलिटी का नॉन एग्जिस्टेंस है कि नहीं। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है या डिनाई कर रहा है, या उसके सॉरी पूरा नहीं आएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे ये 4 है। अब देखो जगह नहीं बच रही, तो मैं ये इस तरह 4 बनाए हो ना, तो जहाँ जहाँ आर लिखो, आर मतलब राइट हो जाएगा। ठीक है, जो ये आर लिखे हो, जहाँ जहाँ आर लिखो, इसके जगह क्या एल जोड़ सकते हो, या क्या जोड़ सकते हो, एल लाइबिलिटी के बारे में, इसी प्रकार डिसेबिलिटी के बारे में। ठीक है, सॉरी, इसी प्रकार डिसेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो इतना चीज़ हो गया।
तुम क्या करोगे, सबसे पहले देखो एक फैक्ट होगा, ऐसे समझो फैक्ट होगा, क्योंकि इसकी परिभाषा बहुत टफ है, इतनी आसान में मैंने बना दिया लेकिन टफ बहुत है, ठीक है। क्या कहता है, कोई अकेला तथ्य क्या होता है जिसके बारे में क्या होता है, उसके राइट के बारे में, उसके लाइबिलिटी के बारे में, उसके डिसेबिलिटी के बारे में क्या करता है, किसी वाद या कार्रवाई में क्या किया जाता है, प्रख्यान या प्रत्याख्यान किस चीज़ का, उस अधिकार के अस्तित्व का, उस अधिकार के अनस्तित्व का, उस अधिकार के प्रकृति का, उस अधिकार के विस्तार का, क्या है उसका, उसके ऊपर कोई प्रश्न खड़ा किया जाता है, उसका अस्तित्व है कि नहीं है, उसका अनस्तित्व है कि नहीं है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका विस्तार क्या है, ठीक है। तो इसी का निर्धारण जो फैक्ट करेगा, उस जो चीज़ें, यही जो चीज़ें, चारों चीज़ें हैं, ये चार चीज़ें यही विवादक तथ्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं एक बार फिर से तुमको समझा देता हूँ, ये बहुत टिपिकल है, ठीक है। फैक्ट देखो आसान भाषा में, फैक्ट ऐसे रख लो, ठीक है, ऐसे लिख लो फैक्ट, ठीक। सॉरी पेन नहीं चल रहा है, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, कहाँ गया या गायब हो गया, रुको। चलो इसके लिए मैं क्या नया पेज ले लेता हूँ, ठीक है, ये नया पेज वहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको क्या ऐसे बना लो, राइट, सॉरी राइट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा लाइबिलिटी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ इंटू 4 कर दो, चार चीज़ों का तुमको बताया नहीं है, ऐसे 4 कर दो, ठीक है, चार चार चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, ये याद कर लो, ये याद। इसमें क्या हो जाएगा, राइट के चार चीज़ें निकलेंगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी चल, राइट का एग्जिस्टेंस, सॉरी इसको समझ लेना, राइट का नॉन एग्जिस्टेंस, अरे यार सॉरी चल नहीं रहा, रुको फिर से बात। सबसे पहले देखो राइट का क्या कर लो, सबसे पहले राइट के बारे में, ठीक है, चार चीज़ें ऐसे बना लो, हो जाएगी तुम्हारी चार चीज़ें, ठीक है। इसको ये हो सकता है टाइम लग रहा हो, तुम लोग बोर हो रहे हो, लेकिन मैं ये ज़रूरी समझ रहा हूँ तो लिखा दे रहा हूँ यार, सॉरी यार मैं इससे लिख नहीं पा, चलो ठीक है, इसको मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे राइट का लिख लोगे, छोड़ दो इसको, राइट लाइबिलिटी एंड एग्जिस्टेंस, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में समझ लेना, ठीक है। अब इसका क्या क्या करना है तुमको, मैंने तुमको जितनी आसान भाषा में चाहा उतनी आसान भाषा में मैंने समझा दिया। कोई तथ्य, ऐसा कोई तथ्य जिस अकेले से ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग से, अन्य तथ्यों को जोड़कर, या तो अकेले ही वो तथ्य अकेले, या कोई ऐसा फैक्ट जो कई फैक्टों के साथ मिलकर किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता में, किसमें, किसी वाद या कार्रवाई में क्या करता है, उसका प्रख्यान, या तो उसको एक्सेप्ट करता है या उसका क्या करता है प्रत्याख्यान, डिनाई करता है। किस चीज़ का एक्सेप्ट करता है, किस चीज़ को डिनाई करता है, उसके अस्तित्व को, उसके अनस्तित्व को, उसके प्रकृति को, उसके विस्तार को, की उत्पत्ति के असमेव होती है, ठीक है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो जाएंगी विवादक तथ्य। अब देखो विवादक तथ्य से संबंधित स्पष्टीकरण पढ़ो। जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि के उपबंध के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के ऊपर जिस तथ्य का प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाना वो क्या होता है, विवादक है। ये छोड़ दो, दृष्टांत आ जाओ। अब दृष्टांत इसका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, दृष्टांत पढ़ लिया जाता है। खा की हत्या का अभियुक्त है, उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवादक हो सकते हैं। देखो अब विवादक क्या हो सकते हैं, या कि का ने खा की क्या है वो, या कि का ने खा की क्या की है, मृत्यु कारित की है, या कि का आशय मृत्यु कारित करने का था, या कि गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला, यह कि खा की मृत्यु करने का कार्य करते समय का विकृत चित्त के कारण उसकी प्रकृति जानने में असमर्थ था। तो ये सब चीज़ें क्या विवादक हो जाएंगी, ठीक है। निम्नलिखित क्या क्या विवादक हो सकते हैं। देखो प्रश्न तुम्हारे सामने क्या था कि खा की हत्या का अभियुक्त है, अब विवादक क्या हो सकता है। सबसे पहले ये देखो कि क्या उसकी मृत्यु हुई, कोई चीज़ तुम्हारे सामने आएगा, तुम मान लो न्यायालय में जज के रूप में बैठे, सबसे पहले क्या जिसके ऊपर उसका इल्ज़ाम है, जिसके मारने का इल्ज़ाम, पहले क्या देखोगे उसकी मृत्यु हो गई है, मृत्यु कारित करने का क्या आशय क्या था, ठीक है,
वो आशय क्या गंभीर और अचानक प्रकोपन से था, मिला हुआ था, ठीक है, या जिसने वो कार्य किया वो उस कार्य की प्रकृति को या चित्रित अवस्था में किया, तो ये सब क्या हो जाते हैं, विवादक तथ्य हो जाते हैं। अब तुम आ जाओ फैक्ट इन इशू हो गया, अब तुम आ जाओ डॉक्यूमेंट में, ठीक है, डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगा, इसको देखो दो जगह से जोड़ लो डॉक्यूमेंट को। सेक्शन 3 में तो एविडेंस में है ही है, ठीक है, सेक्शन 3 एविडेंस में है। 2 मिनट रुकना। सेक्शन 3 में दस्तावेज से क्या है, से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ जैसे मान लो कोई ये पदार्थ है, ठीक है, ये कोई पदार्थ है, इस पे कैसे, इस पे क्या किया जाएगा, अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा या उनमें से किसी एक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित, अभिव्यक्त मतलब डिस्क्राइब करना, ठीक है, इस पे क्या करना, डिस्क्राइब करना, क्या है, कोई मैटर, किस चीज़ को, मैटर को, ठीक है, मैटर को क्या करना, किसी पदार्थ पे डिस्क्राइब करना, किसके माध्यम से, लेटर के माध्यम से, फिगर के माध्यम से, और किसके माध्यम से, मार्क्स के माध्यम से, और किसके माध्यम से, मोर क्या कहता है, साधन, चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक, तो मोर देन वन ऑफ देम, एक से अधिक, मोर मतलब एक से अधिक, लेटर, फिगर या क्या बोलते हैं, लेटर, फिगर या मार्क्स या इन तीनों में एक से अधिक साधनों, या तो लेटर, फिगर या लेटर, मार्क्स, इन तीनों के अधिक से, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, दस्तावेज कहते हैं। आप देखो ये पदार्थ कैसा हो सकता है, पेपर हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, मेटल प्लेट हो सकता है, स्टोन चिप हो सकता है, लेदर हो सकता है, या एनी अदर थिंग्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई और चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा दस्तावेज। अब दस्तावेज में इसको एक चीज़ और है, तुम जोड़ लेना, वो मैं भूल गया था, आईपीसी की धारा किससे जोड़ लोगे, सेक्शन पुरानी वाली आईपीसी 29 से, वहाँ भी दस्तावेज की परिभाषा है, ठीक है। तो दस्तावेज आ गया ना तुमको समझ में, ठीक। अब दस्तावेज के बाद में क्या चीज़ें आ जाएंगी तुम्हारी, चलो अब देखते हैं। ओह सॉरी, अब आ जाओ दस्तावेज के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तुम्हारा छूटेगा भी दस्तावेज में, लेख दस्तावेज क्या है, तो इसमें मुद्रित, शिला, वो नीचे देख लेना, छूट गया, कट गया है, उसमें लिखा मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्र, शब्द क्या है, वर्ड जो प्रिंटेड किए गए, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, तो प्रिंटेड, ठीक है, प्रिंटेड, ठीक है, प्रिंटेड, ठीक है, और एक क्या है, लिथोग्राफी, लिथोग्राफ, ठीक है, लिथोग्राफ्ट, और तीसरा क्या है, फोटोग्राफ, ठीक है। ये सब तुम्हारे क्या दस्तावेज माने जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना, ठीक है। ये क्या है, सभी डॉक्यूमेंट हैं। चलो ये हो गया डॉक्यूमेंट इसका वो। अब आ जाओ तुम मानचित्र और रेखाचित्र। मानचित्र और रेखाचित्र ये भी तुम्हारे क्या हैं, दस्तावेज हैं। धातुपट या शिला उत्कीर्ण लेखा ये भी, उपांशक भी, उपांशक मतलब कैरिकेचर, ये भी तुम्हारा क्या है, दस्तावेज है। अब आ जाओ सबसे अच्छा परिभाषा आ जाओ तुम्हारा, अब आ गया तुम्हारा एविडेंस। एविडेंस किसे कहते हैं, ठीक है, एविडेंस किसे कहते हैं, एविडेंस की परिभाषा देख लो भैया, यही भी क्या है, साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं इसके अंतर्गत, क्या आते हैं, देखो इसके अंतर्गत वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्यों के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सभी साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या उपेक्षा कहता है। ऐसा कथन मौखिक साक्ष्य कहलाता है, जो न्यायालय के सामने कहता है मौखिक साक्ष्य। तो साक्ष्य इसमें क्या बताया गया है, दो प्रकार के, एक होते हैं मौखिक, एक होते हैं दस्तावेजी।
पहले में क्या कहा गया है, वे सभी कथन जो क्या है जांचाधीन तथ्य के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा अगर मुंह से बोल के किया गया तो मौखिक कथन हो जाए। न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए सब दस्तावेज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक भी सम्मिलित हैं तो इसे क्या कहेंगे, दस्तावेजी साक्ष्य कहेंगे। तो इसमें ज़्यादा साक्ष्य को नहीं केवल बताया गया, साक्ष्य दो प्रकार के हैं। कौन कौन से साक्ष्य होते हैं, ठीक है, एक होते हैं मौखिक साक्ष्य और एक होते हैं दस्तावेजी साक्ष्य, ठीक है। अब आ जाओ तुम उसके बाद प्रूव्ड वाले पे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रूव्ड नॉट प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड, ठीक है। देखो अब देखो मजा, अब देखो साबित करना, प्रूव्ड, इसे क्या कहते हैं, प्रूव्ड। क्या कहते हैं, प्रूव्ड कहते हैं, ठीक है, प्रूव्ड। देखो मान लो जैसे क्या कहता है, कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो विश्वास करे, क्या करे, उस तथ्य का क्या है अस्तित्व। रुक जाओ यार, इसको बड़ा कर लूँ, बहुत छोटा, तुम लोगों को भी दिक्कत, हमको दिक्कत हो रही होगी तो तुम लोग, हाँ देखो क्या कहता है, उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उसका अस्तित्व है। अब देखो साबित हुए क्या मतलब, क्या कहता है, न्यायालय के सामने कोई चीज़ आई, उस पर विचार करने के बाद न्यायालय क्या करता है, उसको विश्वास होता है, क्या विश्वास होता है, किसका अस्तित्व है या उसका अस्तित्व नहीं है, या क्या कहता है कि उसके अस्तित्व का इतना अधिसंभाव्य समझे, मतलब इतना करीब, अधिसंभाव्य मतलब इतना करीब समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में कोई और व्यक्ति अगर सोचता और वो अनुमान लगाता कि क्या करता, कि उसका क्या है, कि उसका अस्तित्व है, अगर उसके अनुमान, तो न्यायालय भी मान लेगा उसका अस्तित्व है, ठीक है। अब दूसरा आ जाओ न साबित, तो इसमें क्या चीज़ तुम समझ लो कि न्यायालय विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व है या कोई, ये इतना चीज़ न्यायालय क्या करता है, विश्वास करता है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव समझता है कि कोई प्रज्ञावान व्यक्ति अनुमान लगाए कि उसका अस्तित्व है। दूसरा क्या है, इसी में देखो न साबित, कोई तथ्य न साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अनुस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उसका अस्तित्व नहीं है। तो इसमें सारी चीज़ें वही लिखी गई हैं, बस तुम एक चीज़ ये करो, न्यायालय यह विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व नहीं है, ये चीज़ें ये जो है उसका अस्तित्व नहीं है, यहाँ पे क्या करता है। और प्रज्ञावान व्यक्ति भी क्या समझता है, देखो अनस्तित्व है, प्रज्ञावान व्यक्ति क्या उसका अनुमान लगाता है, कार्य करना चाहिए कि उसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा। दो चीज़ें हो गई, साबित और न साबित। अब आ जाओ तुम्हारा साबित नहीं हुआ, साबित और न साबित तो ठीक है, अब न, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, साबित नहीं हुआ, खूब पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक, खूब इम्पोर्टेंट है। साबित नहीं हो, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ जब वह ना तो साबित किया गया और ना साबित, ना तो उसका अस्तित्व है ना उसका अनस्तित्व है, मतलब उसके बारे में पता ही नहीं चल रहा है कि वो उसका अस्तित्व है कि उसका अनस्तित्व है, तो उसे क्या कहते हैं, साबित नहीं हुआ कहते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी ये तीन चीज़ें भी खत्म हो गई। अब आ जाओ तुम भारत में जम्मू कश्मीर। अब ये जम्मू कश्मीर छोड़ दो, इसमें भारत में सब शामिल हो गए, सिवाय इसको हटा दो, अब इसका कोई मतलब नहीं। तुमको पहले ही बता दिया था कि 31 अक्टूबर 2019, ठीक है, तो इतना वो हो जाएगा। तो तुम्हारी ये परिभाषा खंड आज ख़त्म हो गई। अब लेक्चर भी बहुत बड़ा हो गया, नहीं तो आज क्वेश्चन करा देता। अगले लेक्चर में कैसा लगा मेरा लेक्चर आप लोग बताइएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं भी पसंद आया तो भी कर दीजिए, लेकिन ज़रूर बताइएगा कि कैसा मैंने पढ़ाया, ठीक है। ओके, थैंक यू।